Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and आज मेरे पीछे का स्लाइडर थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा होगा आपको. See, एक रीज़न है कि मैं आपको जब भी चैप्टर पढ़ाती हूँ मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि डिफरेंस बिटवीन वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि मैंने अपने एग्जाम में फील किया था कि डिफरेंस बिटवीन वाले टॉपिक्स में से 2 या 1 क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है. और उसके बाद जितने भी मेरे जूनियर्स हैं उन्होंने भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो आपके साथ भी मोस्ट प्रोबेबली यही होने वाला है. इसलिए पेपर से जस्ट पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक पूरी ऐसी वीडियो दे दूं जिसमें टर्म 2 में जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं उनमें जितने भी डिफरेंस बिटवीन वाले टॉपिक्स हैं उनको कवर कर दिया जाए. सो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेके आई हूँ ताकि आपका लास्ट मिनट रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और आपके कुछ मार्क्स तो सिक्योर्ड हो जाएं कि भैया इतने तो आएंगे ही आएंगे. सो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, जितने भी बेसिस हैं उनको अच्छे से पढ़ना है. रीजन बीइंग आजकल सीबीएसई आपको बेसिस दे के पूछता है कि इन दोनों के डिफरेंसेस बताओ ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 पॉइंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 पॉइंट्स. तो आपको वो सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे. इसलिए आपको मैंने कोशिश की है जो बढ़िया क्लास के डिफरेंसेस है ना वो सारे इंसर्ट करूँ मैं इस वीडियो में. सो आई होप ये वीडियो आपकी बहुत काम आएगी और इसकी वजह से आपके कुछ मार्क्स तो पक्का सिक्योर होंगे. ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन से, क्योंकि आपका आने वाला है फर्स्ट चैप्टर स्टाफिंग टर्म 2 में. तो स्टाफिंग में इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बात होती है, तो आज हम इन्हीं के डिफरेंसेस पढ़ेंगे. सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनके डिफरेंसेस क्या हैं. देखिए, जब भी किसी ऑफिस में कोई वैकेंसी होती है, जब भी किसी ऑफिस में कोई वैकेंसी होती है उस टाइम पे इस ऑफिस के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि ये वैकेंसी या तो ये ऑफिस के बाहर से मतलब एक्सटर्नल सोर्स से क्या कर ले, पूरी कर ले, वैकेंट फिल कर ले, या फिर ये इस ऑर्गेनाइजेशन के विद इन से ही मतलब इंटरनल से ही फिल कर ले. मतलब ऑफिस के अगर अंदर ही ऐसे लोग हैं जो उस पर्टिकुलर पोजीशन को फिल कर सकते हैं, तो अगर हम उसी इंसान को इस्तेमाल करके उस पर्टिकुलर वैकेंट पोजीशन पे बिठा देंगे तो ये कहलाई जाएगी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. मतलब आपने बाहर जाने का कष्ट नहीं किया, आपने ऑर्गेनाइजेशन के विदिन से ही किसी इंसान को उठाया और वैकेंट पोजीशन पे बिठा दिया. ऑन द अदर साइड, जब आपको लगता है नहीं यार ऑफिस में तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको ये पर्टिकुलर पोजीशन दी जा सके क्योंकि इसके लिए तो एक्सपर्टीज चाहिए रहेंगी, तो उस टाइम पे अगर हम ऑफिस के बाहर जाके बाहर से कोई इंसान को ढूंढ के लाते हैं और उसे उस पोजीशन पे बिठाते हैं तो ये कहलाया जाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. मतलब आप ऑफिस के बाहर गए, आपने वहां से कोई इंसान चुना और ऑफिस में आप उसको लेके आए हैं. तो ये हो गए 2 अलग अलग टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. अब इनके डिफरेंसेस पे आ जाते हैं. फर्स्ट डिफरेंस है मीनिंग का. इंटरनल रिक्रूटमेंट में ये बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट मीन्स मेकिंग यूज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फिल अप द वैकेंट पोजीशन ऑफ इन द ऑर्गेनाइजेशन. आप ऑर्गेनाइजेशन के जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, मतलब जो ऑलरेडी एक स्टाफ का मेंबर बना हुआ है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए. ऑन द अदर साइड, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मीन्स मेकिंग यूज ऑफ न्यू पर्सनल और आउटसाइडर टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. बाहर से कोई नया इंसान ढूंढ के आ रहे हैं. सेकेंड है टाइम. इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग. अब मुझे बताओ, मैग्नेट ब्रेन्स को एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए एक बंदा चाहिए, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के विदिन से ही उसे ढूंढ लेते हैं तो कितना टाइम लगेगा. मुझे पता है कि मुझे एसईओ के लिए एक बंदा चाहिए, एसईओ के लिए ये लड़का अच्छा है, मतलब इस पूरी टीम में ये लड़का अच्छे से एसईओ संभालेगा, चल तू उठ इधर आ जा एसईओ वाली टीम में. तो ये कितना टाइम लगा, बस सोचने का टाइम लगा और उसको इन्फॉर्म करने का टाइम लगा, दैट्स इट. ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा. लेकिन अगर आपको किसी को बाहर से बुलाना हो, आपको फ़ोन करना हो कि पहले आपको एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी कि देखो हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली है, फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस वैकेंसी को देखेंगे, उस एडवर्टीजमेंट को देखेंगे और उसके बाद वो अप्लाई करेंगे, रेज्यूमे भेजेंगे, ये लोग अप्रूव करेंगे, फिर वो आएगा इंटरव्यू के लिए, फिर ये उसका इंटरव्यू लेंगे, फिर ये डिसाइड करेंगे, नहीं लगा तो सेकेंड टाइम बोलेंगे, नहीं पसंद आया तो किसी और को बोलेंगे. कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो. तो यस, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है.
थर्ड पॉइंट है इकोनॉमी, मतलब पैसा कितना लगता है। दिस प्रोसेस इज मोर इकोनॉमिकल एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ सर्चिंग एक्सटर्नल सोर्सेज। ये थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है, थोड़ा सा चीपर पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको बाहर नहीं जाना पड़ा, आपको टीम के अंदर से ही किसी बंदे को उठा के एक पर्टिकुलर पोजीशन से उठा के दूसरे पे बिठाना पड़ा। दैट्स इट। चेयर का खर्चा भी नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि चेयर भी ऑलरेडी वो एक पे बैठा हुआ था, उसी को उठा के हमने दूसरी जगह उठा के रख दिया। सो येस, ये इकोनॉमिकल पड़ता है, मतलब थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। ऑन द अदर साइड दिस प्रोसेस इज कॉस्टली एज वैकेंसीज हैव टू बी नोटिफाइड इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा। ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि आपको ऐड चलानी पड़ती है। आजकल न्यूज़पेपर और इन सब में ज़्यादा नहीं चलाते हैं, आजकल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसी जगहों पे चलाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐड चलानी पड़ती है, तो खर्चा होता है। नेक्स्ट है क्वालिटी। देयर इज अ लिमिटेड चॉइस, तो बेटर क्वालिटी में नॉट बी अज्यूम्ड। यहाँ पे क्योंकि लिमिटेड चॉइस होती है, देखो भैया इंटरनल सोर्स है, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होगा। मतलब मुझे मान लीजिए एसईओ के लिए चाहिए, मुझे पता है कि कोई ऐसे धुरंधर तो नहीं है मेरे यहाँ पे, लेकिन एक आधा इंसान है जो चला लेगा काम। और अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं इतनी एडवर्टीजमेंट कराऊँ, ना इतना टाइम है कि मैं एक्सटर्नल सोर्स के टूवर्ड्स जाऊँ। तो मेरे पास जो भी ऑप्शन होगा ऐसे सा मैं उसको हायर कर लूँगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड चॉइस है। लेकिन ऑन द अदर साइड एक्सटर्नल में आपको वाइडर चॉइस मिल जाती है और आप कोशिश करते हैं बेस्ट को ही सेलेक्ट करें। जब आपने एक्सटर्नल सोर्स में रिक्रूटमेंट के लिए वो डाला ही हुआ है, ऐड डाला हुआ है, बहुत सारे लोग आपके यहाँ पे आएंगे, आपको चॉइस ज़्यादा मिल जाएगी। उस चॉइस में से फिर आप कौन से वाला सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे? जो बेस्ट होगा ना, जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी, उसे सेलेक्ट करेंगे। तो बेस्ट क्वालिटी आप अज्यूम कर सकते हैं। Morale of the employees. This method boosts up the morale of the employees because existing staff gets chance of promotion. देखिए, अगर मान लीजिए कोई अभी इस पोजीशन पे था और वैकेंसी इस पोजीशन की है और आपने इसको उठा के इस पोजीशन पे बिठा दिया, तो बाकी लोग कैसे हो जाएंगे? बाकी लोग पहले थोड़ा सा जल जाएंगे उससे कि यार इसको वो पोजीशन मिल गई है, बट उसके बाद दिल भी लाइक यार अगर हम अच्छा काम करें तो शायद हमारे साथ भी कल ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो येस, ये मेथड बूस्ट करता है मोरल दूसरे एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है कि अगर हम अच्छे से काम करेंगे वी विल गेट chance. This method brings down the morale of the employees as they do not get a chance of growth and development. ये थोड़ा सा उन्हें वो कर देता है कि यार इनको तो जब भी ज़रूरत पड़ती है बाहर से ही ले आते हैं, हमें कब मौका मिलेगा ग्रो करने का, डेवलप करने का, तो ये थोड़ा सा उनका मोरल डाउन कर देता है। So this is the fifth point of internal and external source of recruitment. आगे आगे हमारे दूसरे डिफरेंस बिटवीन, तो हमारे यहाँ पे 5 अलग अलग पॉइंट्स थे एक्सटर्नल और इंटरनल के। आई होप आपको सारे समझ में आए हैं। फट से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, उसके बाद हम सेकंड हमारे उस पे चलेंगे, टॉपिक पे चलेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड अब हम चलते हैं हमारे सेकंड डिफरेंस बिटवीन वाले पॉइंट पे। ये है ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस। चलिए ये देख लेते हैं ये क्या बोलते हैं। देखिए, ये तीनों ना सुनने में बहुत एक समान लगते हैं, बट इनका ना फोकस अलग अलग जगह होता है, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। माइट भी ऐसा हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में ट्रेनिंग और एजुकेशन का डिफरेंस पूछ लिया जाए, और माइट भी ऐसा हो सकता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया जाए। तो कोई भी डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं तीनों पढ़ा रही हूँ फिलहाल आपको। फर्स्ट है मीनिंग। इसमें ये बोलते हैं इट इज एन एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज और स्किल परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब। मतलब आपको जो भी स्किल्स सिखाए जा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर जॉब के रिस्पेक्ट में सिखाए जा रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बिजनेस स्टडीज की टीचर हूँ, तो मैं यहाँ पे बिजनेस स्टडीज का काम कर रही हूँ, राइट? तो अब मुझे कुछ भी नया सिखाया जा रहा है सो दैट आई कैन इंक्रीज माई एफिशिएंसी इन बिजनेस स्टडीज ओनली, देन इट विल बी कॉल्ड एज ट्रेनिंग। मतलब ये वो एक्ट होता है जिसमें आपको कुछ भी नया सिखाया जाता है, कोई भी स्किल आपके अंदर डाली जाती है सो दैट आप जो भी काम कर रहे हैं उसे थोड़ी बेहतरीन तरीके से करें, तो उसे ट्रेनिंग बोला जाता है। Whereas एजुकेशन में ये बोलते हैं कि ये आपकी जनरल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं, आपको दिमागी तौर से और मजबूत करना चाहते हैं, आपकी जनरल नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, आपकी बोले तो एम्प्लॉयज की। Whereas डेवलपमेंट में ये ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं, फ्यूचर मैनेजमेंट टास्क ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्ट एंड स्कोप। मतलब एक इंसान इतना पूर्ण हो जाए, प्रतिपूर्ण हो जाए, आई डोंट नो व्हाट दैट वर्ड कॉल्ड इन हिंदी, वो हो जाए कि भाई उसकी वजह से मतलब वो आगे जितनी भी फ्यूचर डिफिकल्टीज हो उनको आराम से सॉर्ट कर सके। तो डेवलपमेंट आपके ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर काम करती है। ट्रेनिंग आपके सिर्फ वो जो जॉब आप कर रहे हैं उस रिस्पेक्ट में काम करती है। एजुकेशन आपका दिमाग बढ़ाने की कोशिश करती है, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करती है, वेयर एज डेवलपमेंट आपकी ओवरऑल ग्रोथ की कोशिश करती है। ठीक है,
फिर आता है ओरिएंटेशन। ये बोलते हैं ये जॉब ओरिएंटेड होती हैं। मैंने जैसे ही आपको बताया कि भैया ये जॉब पे फोकस करते हैं कि जो भी आप पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो इस टाइम पे उसमें आप थोड़ा और बेहतरीन करना शुरू कर दो, तो इनका फोकस, इनका ओरिएंटेशन जॉब पे होता है। वेयरएज इनका होता है नॉलेज पे। भैया एजुकेशन है, एजुकेशन तो क्या ही प्रोवाइड करेगी, नॉलेज ही प्रोवाइड करेगी। वेयरएज डेवलपमेंट का होता है ओवरऑल करियर ओरिएंटेशन। मतलब भाई आपके ओवरऑल करियर पे फोकस करते हैं कि ये इंसान मतलब आगे जाके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता हो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे खुले हाथों के साथ अपना ले। ठीक है। थर्ड है फोकस। ये करते हैं इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी। मतलब कोई भी इंसान अगर कोई काम कर रहा है तो वो और एफिशिएंटली कैसे उसे कर सकता है, ये इंश्योर करना ट्रेनिंग का काम होता है। एजुकेशन बेसिकली उसका लॉजिकल और रैशनल माइंड डेवलप करती है। मतलब उसकी सोचने की क्षमता को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि अब उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, उसके पास ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग की पावर है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव की जाती है। वेयरएज डेवलपमेंट में ये पूरी पर्सनैलिटी की मतलब के बारे में बात करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, ओवरऑल पर्सनालिटी इंप्रूव करने के बारे में बात करते हैं एम्प्लॉयज की। ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारा गोल। ट्रेनिंग गिव्स इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ट्रेनिंग इंपॉर्टेंस देती है किसको, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। वेयरएज एजुकेशन वो देती है गोल ऑफ इंडिविजुअल्स को। मतलब जो इंसान होते हैं उनके जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं उनको फोकस दिया जाता है, वेयरएज ये दोनों को देती है। तो ये हो गई ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इंप्रूव करने वाली चीज़, ये हो गई इंडिविजुअल के गोल्स को अचीव करने वाली चीज़, और ये हो गई इंडिविजुअल प्लस ऑर्गेनाइजेशन दोनों के गोल्स को इंप्रूव करने वाली चीज़। ठीक है। तो 4 पॉइंट्स है। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा डिफरेंसेस ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट के बीच में ही पूछे जाएंगे। समटाइम्स दे माइट आस्क यू ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस या ट्रेनिंग और एजुकेशन का डिफरेंस। तो आपको पता है अब आपको कौन से पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है। और आपको पता भी है ट्रेनिंग हमेशा एक पर्टिकुलर जॉब के रिस्पेक्ट में करवाई जाती है, एजुकेशन आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए कराई जाती है, आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग डालने के लिए कराई जाती है, वेयरएज डेवलपमेंट आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए करवाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन किसका, मैनेजर और लीडर का। बट बिफोर दैट लेट्स टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन। ये लास्ट पॉइंट है इनका। बस ये स्क्रीनशॉट से ही लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करके चले जाओगे ना, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैनेजर और लीडर के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो समझते हैं। अब भाई ये ऐसे डिफरेंसेस हैं जो लोग अक्सर समझते हैं कि सेम है, मैनेजर और लीडर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कई बार हम बोलते बोलते किसी मैनेजर को लीडर बोल देते हैं, लीडर को मैनेजर बोल देते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, दोनों में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं, यहाँ बेसिस नहीं दिए हुए, डायरेक्टली उन्होंने डिफरेंस बिटवीन दिए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड बेसिस क्या क्या हो सकता है। ठीक है। फर्स्ट मैनेजर में लिखा हुआ है, अ मैनेजर इज ऑलवेज अ लीडर बिकॉज ही हैज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ सबऑर्डिनेट्स वर्किंग अंडर हिम। ये बोलते हैं क्या मैनेजर के अंदर लीडरशिप स्किल्स भी होती हैं, तो ये बोलते हैं बिल्कुल होती हैं, क्योंकि उसको अपने सबऑर्डिनेट्स को कहीं ना कहीं लीड करना होता है, मैनेज करना होता है, तो उसके लिए उसको एक अच्छा लीडर होना जरूरी होता है। तो मैनेजर इंडीड एक लीडर भी होता है। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू लीडर, तो ये बोलते हैं लीडर में नॉट बी अ मैनेजर बिकॉज the people who are leading informal groups are not manager always। जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा मैनेजर हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार वो इनफॉर्मल ग्रुप्स को भी लीड करते हैं। सो मैनेजर तो हमेशा लीडर होगा ही होगा, लेकिन एक लीडर हमेशा मैनेजर हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द मैनेजर्स हैव फॉर्मल अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, दैट इज व्हाई दे कैन यूज असर्टिवनेस एंड सैंक्शंस टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। इनके पास होती है फॉर्मल अथॉरिटी किसी के भी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की। ये कई बार सैंक्शंस वगैरह असर्टिवनेस लगा सकते हैं। मतलब देखिए मैनेजर ऑब्वियसली एक हायरार्किकल पोस्ट पे आता है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल अथॉरिटी होल्ड करता है। तो अगर कभी उसको लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, उसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा या उसकी बात पे अमल नहीं किया जा रहा है, तो समटाइम्स वो लोगों के ऊपर सैंक्शंस, पेनल्टीज और ये सब भी लगा के उनके बिहेवियर को मोल्ड कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर चॉइस, राइट। तो बस यही है कि इनके पास फॉर्मल अथॉरिटी होती है किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की। Whereas यहाँ पे ये बोलते हैं the leaders have informal authority only, that is the authority of trust and faith shown by the group members। Like अगर मान लीजिए आप अपने स्कूल की बात करिए, आपके स्कूल में आपके फ्रेंड्स का एक ग्रुप है जिसका एक लीडर है।
क्या उसके पास अथॉरिटी है आपके ऊपर कुछ भी कमांड चलाने की? क्या वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकता है? क्या वो आपको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकता है अगर उसका मन कर रहा है तो? नहीं। बट क्योंकि यू हैव ट्रस्ट इन दैट पर्टिकुलर पर्सन, आपने उसे ग्रुप का लीडर बनाया है, तो हो सकता है आप उसकी बात सुन ले। उसके पास वैसे कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं होगी। मैनेजर तो अपनी फॉर्मल अथॉरिटी का इस्तेमाल करके आपके बिहेवियर को मोल्ड कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन लीडर तभी आपको इन्फ्लुएंस कर पाएगा जब आपने उसके अंदर ट्रस्ट शो किया होगा। यूजुअली लीडर बनता ही तभी है जब आप उसके अंदर ट्रस्ट शो करते हैं। आप अपने ग्रुप में किसी को भी लीडर क्यों बनाएंगे? क्योंकि आपको उस पर ट्रस्ट होगा ना कि हाँ यार ये इंसान मैनेज कर सकता है, ये देख लेगा, ये संभाल लेगा। तो बस वही चीज़ है कि लीडर्स हैव इनफॉर्मल अथॉरिटी ओनली दैट इज द अथॉरिटी ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ शोन बाय द ग्रुप मेंबर्स। थर्ड पॉइंट है द मैनेजर्स इन्फ्लुएंस द बिहेवियर टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजर हमेशा बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके, वेयर एज लीडर्स इन्फ्लुएंस द बिहेवियर टुवर्ड्स द सैटिस्फैक्शन ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड रियलाइजेशन ऑफ द ग्रुप गोल्स। जो लीडर होते हैं वो यूजुअली कोशिश करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग, मतलब सॉरी, जो उनके ग्रुप के अंदर लोग हैं वो सेटिस्फाइड रहें, और उनका मेन मकसद भी उनके टुवर्ड्स ही होता है। ठीक है, तो ये हो गए 3 पॉइंट्स डिफरेंसेस के मैनेजर और लीडर के बीच में। लास्ट 2 पॉइंट्स है अ मैनेजर एग्जिस्ट ओनली इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर हमेशा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ग्रुप में हम किसी को बोल रहे हैं तू हमारा मैनेजर है। नो, वी नेवर से दैट। हम बोलते तुम्हारा लीडर है। ठीक है, तो लीडर फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल ग्रुप्स दोनों में आता है, वेयर एज मैनेजर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ग्रुप में आता है। ठीक है, मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। कभी सुना है अपने दोस्तों में से किसी को बोलते हुए कि तू तो मैनेजर जैसी हरकतें कर रहा है? हम क्या करते हैं, तू तो लीडर जैसी हरकतें कर रहा है। अ मैनेजर परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। मैनेजर हर तरह के फंक्शंस पूरे वो करता है, परफॉर्म करता है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। अ लीडर परफॉर्म्स ओनली वन फंक्शन दैट इज डायरेक्टिंग। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन करता है, दैट इज डायरेक्टिंग। देखिए ध्यान से समझिएगा इस वाले पॉइंट को, थोड़ा इंटेंस है। मैनेजर कौन हुआ? जो मैनेजमेंट संभालता है। मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सब होते हैं ना। तो मैनेजर को तो बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस पूरे करने ही पड़ेंगे। Whereas डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट होता है। डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट्स होते हैं, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। तो ये जो लीडरशिप है ये किसका एसेंस है, ये किसका एलिमेंट है? डायरेक्टिंग का एलिमेंट है। तो यस, ये सिर्फ डायरेक्टिंग वाला फंक्शन करेगा, वेयरएज वो बाकी जो मैनेजर है वो सारे के सारे फंक्शंस करेगा। ठीक है, सो ये हम करते हैं डिलीट यहाँ से, और आप लोग लीजिए फट से इसका स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लीजिए। और यहाँ हमारा कंप्लीट होता है एक और डिफरेंस बिटवीन। हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर ये सारे पॉइंट्स आपने अच्छे से समझ लिए और अपने नोटबुक में लिख के आ गए, मतलब अपने आंसर शीट में लिख के आ गए, कोई भी आपको पूरे मार्क्स देने से हिचकिचाएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। हमने पढ़ा था बहुत अलग अलग टाइप्स की लीडरशिप होती हैं, कोई अथॉरिटेटिव होती हैं, कोई डेमोक्रेटिक होती हैं। तो अब यहाँ पे हम उनके डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं। 3 हैं, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लेज़र-फेयर स्टाइल। तो ये तीनों क्या बोलते हैं एक बार वो समझ लेते हैं। देखिए, एक क्लास टीचर आपके क्लास में आई, ठीक है, ये क्लास टीचर है और ये आप स्टूडेंट्स हैं। वो आप लोगों के लिए, मतलब आपकी क्लास के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज फॉर्म कर रही थी। बट उन्होंने आपको क्या बोला? आप सबको बोला पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, फिंगर ऑन योर लिप्स, कोई भी बात नहीं करेगा, मैं तुम लोगों के लिए पॉलिसीज बना रही हूँ, चुपचाप शांत बैठे रहना। यहाँ पे आपको बोलने का मौका तक नहीं दिया गया, आपसे एक बार पूछा भी नहीं गया कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। नहीं, मैं जो डिसाइड करूंगी वही एप्लीकेबल होगा। सो बेसिकली ये जो टीचर है ये कौन से नेचर की टीचर है, अभी मैं आती हूँ उस पर। ठीक है, ये हो गया एक नेचर। अब ये दूसरा, ये टीचर थी, ठीक है, ये आप स्टूडेंट्स थे और इन्होंने आपको बोला कि बेटा मैं आप लोगों के लिए पॉलिसीज बना रही हूँ
क्या आपका कोई रिकमेंडेशन है उसमें? लाइक आप लोग चाहते हैं मैं कोई चीज़ के बारे में सोचूं, किसी चीज़ को कंसिडर करूं? बताइए आपका क्या पॉइंट, मतलब क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के बारे में। आप लोगों ने अपने अपने कुछ पॉइंट्स बताए, उन्होंने सुन लिए, एंड सुनने के बाद शी वाज लाइक ठीक है मैं देख लेती हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपको बोलने का मौका दिया गया, चाहे आपकी बात इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई, चाहे आपकी बात सुन के एग्जीक्यूशन तक आई कि नहीं आई, लेकिन आपकी बात सुनी गई। चलिए ये हो गया एक तरीका। फिर है एक, ये टीचर बोलती है भाई देखो मैं तुम्हारी टीचर हूं, मैं मानती हूं, लेकिन ना तुम लोग खुद से ही डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है, खुद देख लो, खुद तुम फ्री हो, तुम्हारे लिए पॉलिसीज बनाने के लिए तुम फ्री हो। अब समझना तीनों उसमें क्या क्या हुआ। फर्स्ट वाले में इन्होंने आपको बोलने तक का मौका ही नहीं दिया। सेकंड वाले में आपसे बातचीत हुई, लेकिन आपकी बातचीत का एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन हुआ कि नहीं हुआ वो नहीं पता, या वो हो सकता है कि आपकी बात जो बोली गई वो उन्होंने मान ली, कैसा भी हो सकता है। थर्ड में आपको बोला गया आप खुद ही देख लो भाई, हमें कुछ नहीं लेना देना। तो ये हैं अलग अलग 3 टाइप की लीडरशिप। इसमें बेसिकली अथॉरिटेटिव लीडरशिप इस्तेमाल की गई है, मतलब यहाँ पे जो इंसान लीडर बनता है वो बेसिकली किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता, खुद से डिसाइड करता है। वेरएज यहाँ वाला जो होता है कि आपको बोलने का मौका देता है और आपको अपनी बात रखने का मौका देता है, और ये वाला आपको बिल्कुल फ्री छोड़ देता है कि जो तेरा मन आए वो कर, तू मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हो गए आपके 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग का पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस। इसमें ये बोलते हैं लीडर ओनली मेक्स डिसीजन, यहाँ पे जितने भी डिसीजन होंगे लीडर खुद से लेगा, आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ ये बोलते हैं लीडर मेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट्स, यहाँ पे लीडर आपसे कंसल्ट करता है, मतलब आपसे बोले तो सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करता है और उसके बाद वो डिसीजन लेता है। वेयर एज सबऑर्डिनेट्स देमसेल्व्स मेक डिसीजन, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो खुद से डिसीजन लेते हैं, आप मतलब लीडर का कोई वो नहीं रहता यहाँ पे। कम्युनिकेशन की बात करें तो ये 1 वे रहता है, क्यों? क्योंकि वो जब किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ लोगों को अपनी सुनाता है, तो 2 वे कम्युनिकेशन तो हुआ नहीं। जैसे मेरा अभी फिलहाल हो रहा है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं ही बोले जा रही हूँ, क्या मैं तुम्हें बोलने का मौका दे रही हूँ? नहीं, तो ये 1 वे कम्युनिकेशन हो गया, राइट। यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि मैं भी बोलती हूँ और सामने से आप भी बोलते हो। जैसे अगर मान लीजिए जूम क्लासेस में हम पढ़ रहे होते तो मैं आपको बोल रही होती, आपको कोई डाउट होता आप पूछते, या आपको अपना कोई पॉइंट रखना होता आप बोलते उधर से वो ऑन करके कैमरा और वो माइक, तो 2 वे कम्युनिकेशन होता। यहाँ फ्री फ्लो कम्युनिकेशन होता है, जैसे हम अभी कॉन्फ्रेंस पे ले लेना 7-8 फ्रेंड्स को, और वो कौन क्या बात कर रहा है समझ में ही नहीं आता। मेरा तो समटाइम्स ऐसा होता है, हम 3 फ्रेंड्स हैं, हम कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, पता ही नहीं लगता, इधर से ये भी बोल रहे होते हैं, उधर से वो भी बोल रहे होते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसका सुनूं क्या करूँ मैं एग्जैक्टली, तो मैं फिर फ़ोन काट देती हूँ। तो यहाँ पे फ्री फ्लो कम्युनिकेशन होता है कि हर डायरेक्शन से बात आ सकती है, ठीक है। मोटिवेशन टेक्निक, फियर एंड पनिशमेंट, नेगेटिव मोटिवेशन। यहाँ पे जो मोटिवेशन रहती है वो होती है नेगेटिव मोटिवेशन, आपको डर लगता है अथॉरिटेटिव उससे। जैसे हिटलर था, अब भाई हिटलर कभी कभी क्या हमेशा ही बहुत गुस्से में रहता था, तो उसकी सुननी पड़ती थी, अगर नहीं सुनते थे तो वो उठा के गैस चैम्बर में फेंक देता था किसी भी इंसान को, राइट। तो यही है कि यहाँ पे आपको डरा धमका के रखा जाता है, तो आप आउट ऑफ दैट डर थोड़ा सा मोटिवेटेड रहते हो कि नहीं यार सुनना ही पड़ेगी इसकी बात, अपन को गैस चैम्बर में नहीं जाना है ना। और डेमोक्रेटिक में यहाँ पे रिवॉर्ड मतलब पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती है कि हम अगर कुछ अच्छा करके दिखाएंगे तो हो सकता है हमें अवार्ड मिल जाए, हमें टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट होने का प्राइज मिल जाए, ब्ला ब्ला स्टफ। यहाँ पे सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ कंट्रोल, यहाँ पे क्योंकि लीडर सब कुछ बंदों पे छोड़ देता है, सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ देता है, लोगों पे छोड़ देता है कि तुम्हें जो समझ में आए वो करो, तो अब यहाँ पे आप वो करोगे ना जो आपके लिए बेहतरीन होगा, राइट। तो आप अपना सेल्फ कंट्रोल लगाओगे, सेल्फ डायरेक्शन लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको नियंत्रण में लाने के लिए या आपके ऊपर नज़र रखने के लिए कोई है नहीं ऐसा। वैसे नज़र रखने के लिए तो है, लेकिन ही वॉन्ट इंटरफेयर, तो आपको खुद से ही देखना पड़ेगा सब कुछ। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे कोई डेलीगेशन नहीं होती, क्योंकि वो बंदा सोचता है मैं ही अपने तरीके से काम कर सकता हूँ, मेरे को किसी और के तरीके का काम पसंद नहीं आता, तो मैं कोई डेलीगेशन नहीं करूँगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू सम एक्सटेंट, यहाँ पे डेलीगेशन होती है अथॉरिटी की, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक ही। यहाँ पे कंप्लीट डेलीगेशन होती है कि भाई तुम्हें जो करना है तुम करो, यू आर फ्री टू गो।
फोकस, लीडर कंट्रोल, ग्रुप सेंटर्ड, इंडिविजुअल सेंटर्ड। यहाँ पे लीडर का कंट्रोल रहता है, वेरस यहाँ पे ग्रुप सेंटर्ड रहती हैं चीज़ें, यहाँ पे इंडिविजुअल सेंटर्ड रहती हैं, एक इंसान के दिमाग उस पे रहती हैं। रोल ऑफ लीडर, यहाँ पे डायरेक्शन प्रोवाइड करने का रहता है, टीम वर्क मेंटेन करता है कि भी सबको जोड़ के रखना है। यहाँ पे सपोर्ट और सर्विसेज के रिसोर्सेज के लिए रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा उसका काम नहीं होता, बस एडिशनल काम करने के लिए वो आ जाता है ऊपर ऊपर से कभी कभी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, नो स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, आई स्टाइल है ये। यहाँ पे ये बोलते हैं कि भैया किसी भी इंसान को बोलने का तो मौका मिलता नहीं है, किसी भी इंसान को अपना पर्सपेक्टिव रखने का मौका मिलता नहीं है। तो जब आपको बहुत लंबे समय तक पर्सपेक्टिव रखने का मौका नहीं मिले ना, तो आपका पर्सपेक्टिव ही कहीं ना हिलाने लग जाता है कि यार अब कोई कभी मौका तो मिला नहीं है, तो एक सर्टेन टाइम आएगा आप सोचना ही छोड़ देंगे, आपके अंदर की क्रिएटिविटी ही मर जाएगी, तो वो चीज़ हो जाएगी। स्कोप फॉर इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, वी स्टाइल, यहाँ पे इनिशिएटिव का स्कोप बनता है। क्यों? क्योंकि आपसे बात पूछी जाती है, आपको अपने क्रिएटिव माइंड को इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, तो येस वी स्टाइल है। यहाँ फुल स्कोप फॉर इनिशिएटिव, यहाँ पे पूरा स्कोप मिलता है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, तो इंसान को जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा, यू स्टाइल हो जाता है यहाँ पे। सो आई स्टाइल, वी स्टाइल, यू स्टाइल, आई स्टाइल, वी स्टाइल, यू स्टाइल। कितना सही साउंड कर रहा है ना, ये लिख देना पॉइंट, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, ठीक है। अब देख लूँ इसके अलावा और तो डिफरेंसेस नहीं है। वन मोर इज देयर, डिसिप्लिन, ऑबिडियंस ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। यहाँ पे ऑर्डर और डिसिप्लिन चलता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भैया किसी को पिटना नहीं है अथॉरिटेटिव बंदे से, राइट। इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़, यहाँ पे इंटरचेंज होते हैं आइडियाज़ का, यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन काम करता है, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन पे। डन। लास्ट पॉइंट, चलिए अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इससे तो भैया बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, मैंने अभी आपको जब सेट्स करवाए थे उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए थे। तो चलिए देखते हैं इनके क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए पहले तो इसका मतलब ही बता देती हूँ मैं। इसका मतलब तो आई गेस आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप सब स्कूल में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट ज़रूर होंगे। सो सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये है आपकी स्कूल टीचर और ये है आप सब स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्कूल टीचर के ऊपर होंगे हमारे हेडमिस्ट्रेस या फिर उसके ऊपर होंगे प्रिंसिपल, राइट। तो एक तो होगी ये सिचुएशन, दूसरी होगी ये सिचुएशन जहाँ पे ये आप है, ये आपका बेस्टी है, ये उसका बेस्टी है, ये उसका बेस्टी है, ये उसका बेस्टी है, ये उसका बेस्टी है और ये आपको बेस्टी मानता है, ठीक है। मतलब एक सर्कल चल रहा है, ठीक है, तब बड़ा वाला। सो एक कम्युनिकेशन होगी जो हेड मिस्ट्रेस से आएगी आपके स्कूल टीचर के पास, स्कूल टीचर से आएगी आप स्टूडेंट्स के पास। इस तरह की जो कम्युनिकेशन होगी उसको हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑन द अदर साइड एक कम्युनिकेशन होगी आप फ्रेंड्स के बीच में, फॉर से कि पार्टी करने कहाँ जाना है उस फ्रेंड के बर्थडे पे। अब ये जो कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में चल रही है, ये किस नेचर की कम्युनिकेशन कहलाई जाएगी? ये कहलाई जाएगी इनफॉर्मल नेचर की कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मल तो कुछ रिलेशनशिप है ही नहीं, ये रिलेशनशिप बिल्ड हुआ था आप लोगों के इंटरेक्शन से, सोशल गैदरिंग से, राइट। तो इसमें फॉर्मेलिटी का तो कोई रोल ही नहीं है। वेरएज ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्मल हायरार्की का स्ट्रक्चर है और इसमें जो कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल, इनफॉर्मल। अब इनके डिफरेंसेस पे अगर हम आए तो मीनिंग में ये बोलते हैं इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस विद इन द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। मतलब ऑफिशियली जो कमांड चेन बनी हुई है, जो स्केलर चेन बनी हुई है, जो एक हायरार्की सेट की गई है, उसमें जो कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, उस नेचर की कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बेसिकली इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विच आर नॉट ऑफिशियली रिकग्नाइज। ऐसे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जो कि ऑफिशियली रिकग्नाइज नहीं होते, फ्रेंड्स का सर्कल हो गया, कोलीग्स का सर्कल हो गया, बैठ गए साथ में, टीचर्स फ्रेंड्स बन गए, ये सारे सर्कल्स का जो कम्युनिकेशन होता है वो इसमें आता है।
Relation. It establishes relation between the subordinate superiors and relations are highly impersonal. ये subordinate और superior के relationship को दर्शाते हैं, प्लस ये जो relationship होता है ये impersonal nature का होता है, इसमें personal nature का कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सब आपकी hierarchy की वजह से आया है या formal authority की वजह से आया है. Whereas ये informal communication basically it establishes personal relationship among individuals irrespective of the levels. ये personal relationship बनाते हैं individuals का, यहाँ पे levels मैटर नहीं करते. नेचर, मोर रिजिड इन नेचर एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड. फॉर्मल वाला तो भैया देखो एक स्केलर चेन बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ, तो बहुत रिजिडिटी रहती है यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ मॉडिफाई नहीं कर सकते. ये फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है. ये ऑब्वियसली इनफॉर्मल नेचर का है, किसका किससे बात करने का मन कर रहा है, किससे क्या है क्या नहीं है, कभी बात करनी है कभी नहीं करनी है, सब कुछ आप खुद से डिसाइड कर सकते हो. चैनल, इट फॉलोज फॉर्मल और एस्टेब्लिश्ड लाइन ऑफ कमांड. ये जो चैनल, मतलब चैनल का मतलब होता है जिस तरीके से वो फ्लो करेगा, तो इसके चैनल निर्धारित होते हैं कि ऊपर से इन्फॉर्मेशन आएगी तो ऐसे आएगी, नीचे से इन्फॉर्मेशन जाएगी तो ऐसे जाएगी. वेयरएज यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड लाइन ऑफ कमांड नहीं होता है. कोई कहीं पे किसी से भी बात कर सकता है. मेरा आज एक फ्रेंड से बात करने का मन करे, मैं पहले उसे फ़ोन करूँगी. मेरा कल उससे बात करने का मन नहीं करेगा, मैं किसी और को फ़ोन करूँगी, फिर मैं किसी और को फ़ोन करूँगी. तो मेरा जिसको मन करेगा बात करने का मैं उसको फ़ोन करूँगी. ठीक है. एक्सप्रेशन, इट इज़ मोस्टली एक्सप्रेस्ड इन रिटन फॉर्म. फॉर्मल कम्युनिकेशन को यूजुअली हम रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. उसका एक रीज़न होता है. मान लीजिए बॉस ने आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी है, ठीक है, आपसे सुनने में गलती हो गई और आपने कुछ उल्टा सीधा कर दिया. अब ऐसे सिनेरियो में आप दोनों की तो बहस हो जाएगी. आप बॉस को बोलेंगे नहीं सर आपने ये बोला था, बॉस बोलेगा नहीं मैंने ये बोला था. तो ऐसे में उस चीज़ को, उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए क्या होता है, रिटन फॉर्म में देते हैं कि भैया देखो लिखा हुआ सबूत है, ये एविडेंस है कि भैया ये इंस्ट्रक्शन मिली है, और अगर तुम कभी भूल भी जाते हो इसको खोल के देखना ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि क्या इंस्ट्रक्शन है और तुम उसके अकॉर्डिंग काम कर सको. तो येस, इट इज़ मोस्टली एक्सप्रेस इन रिटन फॉर्म. इट मोस्टली टेंड्स टू बी इन ऑरल फॉर्म. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूजुअली ऑरल फॉर्म में होता है, बातचीत में होता है. हम अपने फ्रेंड को नहीं लिख के देखते कि कल मेरा बर्थडे पार्टी है तू आएगा क्या, या तुझे पता है उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, तुझे पता है कल बिग बॉस में ये आया तक, तुझे पता है कल उस लड़की ने ऐसा किया. नहीं, ये सारी चीज़ें लिख के नहीं करते. हाँ, लिख के तब करते हो जब क्लास में तुम्हें ऐसी गॉसिप वाली बातें करनी होती हैं और टीचर सामने खड़ी होती है और तुम वेट नहीं कर पाते, तो तुम लास्ट पेज पे अपनी नोटबुक के लिख के अपनी फ्रेंड को बता रहे होते हो. दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग. बट कोई ऐसी फॉर्मेलिटी होती नहीं है, आप ऑरली बता सकते हो सारी चीज़ें. नीड, इट सर्व्स द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, जबकि ये इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है. मेरे को अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी से बात करने का मौका नहीं मिलेगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. मेरे को बोलना बहुत पसंद है, मुझे बातचीत करना बहुत पसंद है, तो मेरे जो इंडिविजुअल नीड्स हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ से सेटिस्फाई होंगे. ठीक है. स्पीड, इसमें स्पीड थोड़ी सी स्लो रहती है क्योंकि एक स्केलर चेन बनी होती है. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मान लीजिए ऐसा बना हुआ है स्ट्रक्चर कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी इसके पास, फिर 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 जाएगी लास्ट उस पर. तो ये बहुत स्लो वे में मूव करता है और कई बार हमारा काम भी डिले हो जाता है. लेकिन यहाँ पे जिसको जिससे बात करनी है वो उससे बात करे, कोई मनाही नहीं है. तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी 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 स्प्रेड होती है. ठीक है. चलिए, उतना ही था बस इनफॉर्मल फॉर्मल में. जल्दी से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए ताकि फिर हम आगे चलें. मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में ही रहूँ, लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप स्पीड चेंज कर सकते हैं और थोड़ा सा और फास्ट वे में देख सकते हैं, क्योंकि अब अपने पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और ये रिविजन वाला सेशन है. चलिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे. देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिएगा. मीनिंग में ये बोलते हैं, इट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन, हर एक वर्ड पे फोकस करना, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फंड्स फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब इसमें फंड्स के बारे में सोचा जाता है. तो किस किस वे में सोचा जाता है कि फंड्स को कैसे एक्वायर करें,
उसके बाद फंड्स को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे डिस्पोज करें, ये सारी की सारी चीज़ें फंड से रिलेटेड इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में सोची जाती हैं। आप ऐसे मानिए जैसे नॉर्मल मैनेजमेंट होता है, उसमें क्या करते हैं हम, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक प्रोसेस के रूप में, एक प्रोसेस के थ्रू हम हर एक चीज़ को सिस्टमैटिक फॉर्मेट में लेके आते ताकि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, राइट। तो मैनेजमेंट वर्ड के सामने ही आपने फाइनेंस ऐड कर दिया है, तो पूरी मैनेजमेंट रिलेटेड टू फाइनेंस इज द आंसर। मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी मैनेजमेंट होगी, उसे एक्वायर करना, यूज़ करना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं इसके बीच में आ जाएंगी। फिर आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। इट रेफर्स टू एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड एंड डिसाइडिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यहाँ पे आप क्या कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड होगी, सोर्सेज कौन कौन से होंगे और ऑप्टिमली कैसे यूटिलाइज होगी, उसके बारे में बात होती है। इसका जो स्कोप है ना, ये वाइडर स्कोप है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल प्लानिंग इंसर्टेड होता है। आप ये समझिए, ये है प्लानिंग, फाइनेंशियल को छोड़ दीजिए अभी 2 मिनट के लिए, और ये है मैनेजमेंट। आप मुझे अब बताइए, क्या मैनेजमेंट के अंदर ही प्लानिंग नहीं आती है? फाइनेंस को छोड़ दो अभी 2 मिनट के लिए, मैनेजमेंट पे फोकस करो, प्लानिंग पे फोकस करो। मैनेजमेंट के अंदर क्या प्लानिंग नहीं आती है? प्लानिंग क्या होती है? सिर्फ पैसे के बारे में सोचना, राइट मतलब पैसे के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, एक प्लान रेडी करना, फोरकास्टिंग करना, राइट। तो अब हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग, तो किसका स्कोप ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली मैनेजमेंट का स्कोप ज़्यादा होगा, क्योंकि ना सिर्फ इसमें प्लानिंग आएगी बल्कि उसका एग्जीक्यूशन, क्या करना है, कैसे करना है, नज़र रखनी है, वो सारा आएगा। वेयरएज फाइनेंशियल प्लानिंग में सिर्फ और सिर्फ सोचने वाला काम आता है, तो ये थोड़ा सा नैरोअर स्कोप रखता है। ये वाइडर स्कोप रखेगा, ये नैरोअर स्कोप रखेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक सेगमेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मैनेज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस। इसका ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है सबको मैनेज कर लो, सबको देख लो। Whereas its objective is to ensure availability of funds and to see that the firm does not raise the funds unnecessary. इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया ये देखें कि फंड्स को कितने पैसे की आवश्यकता है ताकि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आप रेज नहीं कर लो, ठीक है। तो इनका मेन मोटो यही होता है कि पहले देख लें कितना पैसा चाहिए, फिर उसके बाद अरेंजमेंट करने जाएंगे ताकि हम ये पता लगा लें कि हम ज़रूरत से ज़्यादा पैसा नहीं अपने पास ले लें, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक्सक्यूज मी लाइबिलिटी का काम करेगी, राइट। तो वो लाइबिलिटी हमें नहीं चाहिए, तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। तो ऐसे मानिए आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है जिसमें फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब आ जाती हैं, वेरस उसका एक छोटू सा सेगमेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। ऐसे कुछ आप चाहें तो ऐसा कुछ डायग्राम बना के भी दिखा सकते हैं, ओके, वो भी सही रहेगा। कुछ बच्चे मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कि मैम क्या हम डायग्राम्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, बल्कि उससे तो देखने वाले पे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि यार ये बच्चे को कितनी अच्छी तरीके से आता है कि भाई डायग्राम बना के समझाने की कोशिश कर रहा है। जितने भी आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हो ना, वो सारे के सारे सामने वाले को दिखाई देते हैं और उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की वजह से तुम अपना नॉर्मल मतलब राइटिंग स्पीड के साथ मतलब या फिर राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। ये ना हो कि तुम्हारे 2-4 क्वेश्चन छूट जाए जस्ट बिकॉज यू वर मेकिंग अ डायग्राम, ठीक है। तो अगर बनाना ही है थोड़ा फास्ट पेस पे बनाना ताकि डायग्राम भी बन जाए, तुम्हारा कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटे। क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में ना मैक्सिमम बच्चों की यही शिकायत होती है कि मैम प्रॉपर टाइम नहीं मिला लिखने का। बेटा देखो, प्रॉपर टाइम तो मिला था, जस्ट तुम्हारी स्पीड मैच नहीं कर पाई, तो तुम्हें अपनी स्पीड पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है, ठीक है। चलो फटाफट तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट वाले डिफरेंस बिटवीन पे। दैट्स द नेक्स्ट वन। ये डिफरेंस बिटवीन नहीं है एक्चुअली, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे लगा कि मुझे आपको बीच में ही समझानी चाहिए, तो मैं समझा रही हूँ इसको अभी, ठीक है। ये क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें हम पढ़ेंगे कि वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है कौन कौन से सिनेरियो में ज़्यादा होती है, कौन कौन से सिनेरियो में कम होती है। ये डिफरेंस बिटवीन वाले पॉइंट्स नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार। देखिए ये वाले पॉइंट्स ना थोड़े से आराम से और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इससे ना मैंने देखा है बहुत सारी केस स्टडीज़ पूछी गई हैं, और अगर केस स्टडी में थोड़ा भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें हमें कोई स्कोप नहीं छोड़ना है गलती करने का, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
यहाँ लिखे हुए हैं ने फैक्टर्स के नाम, ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर्स से क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी कंपनी को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब होगी, और यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी कंपनी को कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कब होगी। मतलब बेसिकली वर्किंग कैपिटल तो समझते हैं ना आप कि डे टू डे एक्टिविटीज़ पे जो हम खर्चा करते हैं वो हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाई जाती है, उसके लिए जो पैसे हम अरेंज करके रखते हैं वो हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाई जाती है, राइट। तो अब वर्किंग कैपिटल कब ज़्यादा लगेगी कब कम लगेगी हम वो समझने जा रहे हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे है नेचर ऑफ बिजनेस। ये बोलते हैं कि काफ़ी हद तक वर्किंग कैपिटल का अमाउंट डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस नेचर का है। मतलब मैं बोलती हूँ कि मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट की है, ठीक है, मतलब मैंने एक पूरी फैक्ट्री लगाई है, मशीन्स लगाई हैं, लोगों को काम पे रखा है, रॉ मटेरियल्स मंगवा रही हूँ, सप्लायर्स आ रहे हैं, 10 काम और कर रही हूँ, ठीक है। क्या मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी? सोच के बताइए। आंसर विल बी ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि मैंने लोग रखे हैं अपने यहाँ पे काम करने के लिए, तो मुझे उन्हें वेजेस देनी पड़ेगी। मैं रॉ मटेरियल्स मंगवा रही हूँ तो मुझे रॉ मटेरियल्स के लिए पैसे देने पड़ेंगे, वो भी वर्किंग कैपिटल में से जाएंगे। मुझे वो जो मशीनरी मैंने लगवाई हुई है उनके रिपेयर्स मेंटेनेंस के लिए खर्चा करना पड़ेगा, अगेन वो भी वर्किंग कैपिटल का एक्सपेंडिचर है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कर रही हूँ कि कहीं से ला रही हूँ कहीं बेच रही हूँ, कहीं से ला रही हूँ कहीं बेच रही हूँ, तो ये क्या है? ये ट्रेडिंग है। क्या मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर कर रही हूँ जो मेरा बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल खर्चा करवा दे? नहीं। तो यहाँ वाले केस में वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। सो इफ आई एम ओपनिंग अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो मेरे को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी। इफ़ आई एम इनटू ट्रेडिंग तो मुझे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। इमेजिन कीजिए मैंने बहुत बड़े स्तर पे फैक्ट्री लगाई है, बहुत बड़े स्तर पे। अब ऑब्वियसली जितना बड़ा मेरा स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा मुझे उतना ही पैसा चाहिए होगा अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए, और जितना ही छोटा मेरा स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा उतना ही कम वर्किंग कैपिटल मुझे खर्चा करना पड़ेगा। भाई ज़्यादा बड़ा काम कर रही हूँ तो एक्सपेंडिचर्स भी तो ज़्यादा होंगे, छोटा सा काम कर रही हूँ तो एक्सपेंडिचर्स भी कम होंगे। अगर मुझे एक जॉइंट फैमिली का खर्चा गिनवाना हो तो मुझे जॉइंट फैमिली में ज़्यादा खर्चा लगेगा, चाहे बेसिक के नेचर का क्यों ना हो। लेकिन अगर वहीं पर 3 लोगों की, 4 लोगों की, 2 लोगों की फैमिली है तो खर्चा क्या होगा? कम होगा। सो येस, लार्ज स्केल ऑपरेशंस अगर करने होते हैं तो आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन स्मॉल स्केल ऑपरेशन होते हैं तो आपको कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेस साइकिल, अगर बूम पीरियड है, मतलब ऐसा पीरियड है जब आपके धड़ाधड़ गुड्स बिक रहे हैं, मतलब एवरीबडी इज बाइंग योर प्रोडक्ट, तो उस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि आपको धड़ाधड़ फिर प्रोड्यूस भी करना होगा। लेकिन अगर मार्केट ही ठंडा पड़ा हुआ है, आपकी कोई बिक्री नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, डिप्रेशन वाला पीरियड है, तो यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन भी कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो वर्किंग कैपिटल भी उतनी नहीं लगेगी। ऐसा ही मानो ना, अगर लोग धड़ाधड़ तुम्हारा सामान खरीद रहे हैं तो तुम्हें उतना बनाना भी पड़ेगा, तुम्हें उतना बनाना पड़ेगा तो तुम्हारा खर्चा भी उतना आएगा। लेकिन अगर लोग तुम्हारा सामान खरीद ही नहीं रहे हैं तो तुम्हारे को बनाना भी उतना नहीं पड़ेगा, बनाना उतना नहीं पड़ेगा तो तुम्हारा खर्चा भी उतना नहीं आएगा। सीजनल फैक्टर्स, पीक सीजन बिकॉज ऑफ मोर डिमांड। ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए पीक सीजन आते हैं, मतलब पीक सीजन कौन से होते हैं? जब आपकी बहुत ज़्यादा बिक्री होती है। जैसे मैं बोलूँ कि माई भुआज फैमिली इज इनटू स्कूल यूनिफॉर्म्स, मतलब वो स्कूल यूनिफॉर्म्स बेचते हैं, ठीक है। तो जब नए सेशन स्टार्ट होते हैं जून जुलाई के आसपास या फिर समटाइम्स मई के पास, अप्रैल मई के पास, तो उस टाइम पे उनका पीक सीजन रहता है कि वो पूरा दिन बिजी रहते हैं, पूरा दिन, क्योंकि उनके पास लगातार ग्राहक आते रहते हैं। तो ये उनका पीक सीजन होता है। पर ये तो ट्रेडिंग वाला हो गया। और इसमें अगर ट्रेडिंग का भी एग्जांपल ले या फिर मैन्युफैक्चरिंग का भी ले तो पीक सीजन्स में ऑब्वियसली ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, राइट। ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। जो ये बिजली का खर्चा होता है वो सुबह से शाम तक अगर दुकान चल रही है तो बिजली पूरा टाइम चलती रहेगी, वहाँ पे कूलर वूलर की आवश्यकता पड़ेगी, 2-3 और कूलर लगाने पड़ेंगे। अगर ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं तो ग्राहक ज़्यादा आ रहे हैं तो 2-3 बंदे एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे। तो वर्किंग कैपिटल क्या हुआ? बहुत ज़्यादा चला गया। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम लीन सीजन्स की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल उतनी ज़्यादा खर्च नहीं होती है। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर्स, अगर क्रेडिट बेसिस पे बेचते हैं तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ये पॉइंट मैं आपको समझा देती हूँ कैसे, क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे मैसेज करके पूछ रहे थे कि मैम इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। देखिए, अगर हम क्रेडिट बेसिस पे बेच रहे हैं, ठीक है, कोई इंसान हमसे गुड्स आज लेके गया है,
कोई इंसान हमसे गुड्स आज लेके गया है लेकिन पैसे हमें अभी नहीं देके गया। उसने बोला मैं पैसे 2 महीने बाद दूंगा। अब 2 महीने तक तो इसके पास से पैसे आने से रहे, पर आपको तो दूसरे गुड्स खरीदने हैं, मतलब आपको तो बाकी गुड्स परचेज करने हैं ना। अगर मान लीजिए आप ट्रेडिंग में है तो आपको गुड्स खरीदने होंगे ताकि आप और सेल कर सके। आप मैन्युफैक्चरिंग में है तो आपको रॉ मटेरियल खरीदने होंगे ताकि आप और प्रोडक्शन कर सके। बट यहाँ से तो पैसा अभी नहीं आने वाला, तो आपको अपनी जेब से और पैसा लगाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी जेब से और पैसा लगाना पड़ेगा ताकि ये जो 2 महीने आपने एक्स्ट्रा इसको अलॉट कर दिए हैं या अलाउ कर दिए हैं उस तक आपका उसकी वजह से आपका काम नहीं रुके। तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या हुआ, ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने इस इंसान को 2 महीने की मोहलत दी है कि 2 महीने बाद पे कर दियो। वहीं अगर इस इंसान ने गुड्स खरीदते वक्त ही आपको पैसे दे दिए होते तो आपके पास हार्ड कैश हो जाता। तो वो जो नए गुड्स खरीदने थे उसके लिए क्या आपको अपनी जेब से पैसे नहीं लगाने पड़ते दोबारा से? नहीं, आप इस पैसे को लगाते। तो कैश बेसिस पे अगर हम अलाउ करते हैं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, और क्रेडिट बेसिस अगर हम अलाउ करते हैं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। लास्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, डिफ्लेशन का मतलब होता है महंगाई नीचे जाना, मतलब कम होना। During inflation, due to high price level of raw material, wages etc, requirement of working capital is more। भैया देखो, महंगाई के टाइम पे हर एक चीज़ महंगी हो जाती है, रॉ मटेरियल महंगे हो जाते हैं। अब जो चीज़ें हमें महंगी लग रही है वही हमारे लेबर्स को भी महंगी लग रही होंगे। तो उन्हें अगर हम पहले 300 रुपये देते थे दिहाड़ी, तो अब 300 रुपये में उनका खाना पीना ही नहीं हो पाता, और खाना पीना नहीं हो पाता तो वो और ज़्यादा डिमांड करते कि हमें 500 तो दो, तो लेबर भी महंगी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और सारी चीज़ें महंगी होंगी तो वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें इसकी, तो डिफ्लेशन के टाइम पे क्योंकि सारी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ थोड़ी सी सस्ती पड़ रही है। दैट्स इट। ये था हमारा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट। चलिए जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं सब अच्छे से पढ़ के जाना है, एक आधा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि केस स्टडीज़ आ सकती हैं इस वाले पोर्शन में से। पहले ही अच्छे से बता रही हूँ मैं आपको। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा, और भी है, ओके, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और भी पॉइंट्स हैं। ऑपरेटिंग साइकिल या फिर टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल, इट इज़ द टाइम पीरियड फ्रॉम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स। ये बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल या फिर टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। पहले तो उन्होंने वही एक्सप्लेन कर दिया है कि वो टाइम पीरियड होता है जब आप परचेज करते हो रॉ मटेरियल टू द टाइम जब तक आपके पास डेटर से पैसे नहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल परचेज किए, वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, क्रेडिट सेल्स, डेटर्स एंड BR, फिर कैश आया, फिर रॉ मटेरियल। ये पूरी जो साइकिल यहाँ पे ड्रॉ की हुई है ना, उसके बारे में बात है। तो यहाँ पे अगर आपकी लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, वेरएज अगर आपकी शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल है तो लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों, कैसे बता रही हूँ, देखो अभी जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया वो वाला कि हम अगर कैश में सेल नहीं करते हैं, क्रेडिट पे सेल करते हैं, तो ऐसे ही मानिए यहाँ पे क्रेडिट में सेल हो रही है, 3-3, 4-4 महीने बाद आपके पास पैसा आ रहा है। तो ऐसे में आपके पास पैसा बहुत बाद में आ रहा है, बट आपको नए रॉ मटेरियल तो अभी से खरीदने हैं। उसमें तो आप छोड़ नहीं सकते कि भैया जब पैसा आएगा तो रॉ मटेरियल खरीदूंगा और आगे का प्रोडक्शन देखूंगा। इन बिटवीन के मंथ तुम क्या करोगे, खाली बैठोगे? नहीं, ऑब्वियसली। तो तुम्हें यहाँ पे क्योंकि कैश अभी रियलाइज नहीं हुआ है, तो इसके और इसके बीच में जो पैसे की आवश्यकता होती है वो तुम्हें अपनी जेब से फिल करनी पड़ती है, और अपनी जेब से फिल करोगे तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है पुराने वाले पॉइंट से, जस्ट इन्होंने एक नया वर्ड ऐड कर दिया ऑपरेटिंग साइकिल का, कि भैया वो टाइम ड्यूरेशन जब रॉ मटेरियल हैं वहाँ से लेके जब तक तो वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो जाते। रॉ मटेरियल आए, फिर उनको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उसे बेचा तो क्रेडिट पे बेच दिया, फिर हमने सामने वाले को मौका दिया 3 महीने बाद पे कर दियो, फिर उसने 3 महीने बाद पे किया, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदे। तो ये पूरा ऑपरेटिंग साइकिल कहलाया जाता है। ठीक है, तो लंबी अगर ऑपरेटिंग साइकिल होगी तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। रीज़न बीइंग आपको साइड से कैश नहीं आ रहा है, आपको डेटर से कैश नहीं आ रहा है, आपको कैश अपनी जेब से बार बार इंसर्ट करना पड़ेगा। वेरएज शॉर्ट वर्किंग कैपिटल होगी कि भैया उसी टाइम वो पैसे ले रहा है, मतलब प्रोडक्ट ले रहा है और आपको कैश में पे करके जा रहा है, तो उस टाइम पे आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी।
क्योंकि आपको पैसा वहाँ से मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, सेम पॉइंट जो मैंने भी आपको समझाया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, हायर लीड टाइम टू एक्वायर रॉ मटेरियल, सो हायर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वुड बी नीडेड। ये बोलते हैं कि भैया देखो, अगर मान लो तुम्हारा जो रॉ मटेरियल है वो तुम्हें बगल वाली शॉप से मिल जाता है, तो तुम्हें अपने पास क्या स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा रॉ मटेरियल का? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर तुम्हें रॉ मटेरियल कहीं और से बुलवाना पड़ता है, फर्स्ट दुबई से बुलवाना पड़ता है या कहीं और से बुलवाना पड़ता है, तो रॉ मटेरियल जब तुम वहाँ से बुलवाओगे तो टाइम लगेगा आने में। तो इसलिए तुम्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास रॉ मटेरियल हमेशा से पहले से पड़ा हो, स्टॉक में अच्छा खासा तुम्हारे पास रेडी हो, राइट। तो स्टॉक में रखने के लिए तुम्हें अगेन वर्किंग कैपिटल क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें स्टॉक मेंटेन करके चलना है। तो यस, यहाँ पे अगर रॉ मटेरियल एक्वायर करने में टाइम लगता है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको स्टॉक रखना पड़ेगा अपने पास, और उसका वाइस वर्सा यहाँ आ जाएगा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, अगर आपके हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, आपको और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, और ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। आपको नहीं करना प्रोडक्शन, आपका कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है भाई, आपको जैसे चल रहा है वैसे ही चलाते रहना, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? कम होगी। लेवल ऑफ कंपटीशन, हाई कंपटीशन वुड रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ स्टॉक कीपिंग। अगर मान लीजिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि तुम्हारे प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में लेकिन तुम्हारी सप्लाई नहीं पहुंच रही है, कभी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि द मिनट आपकी सप्लाई नहीं पहुंची मार्केट में, डिमांड थी प्रोडक्ट की, आपका कॉम्पिटिटर कब आपके कस्टमर ले जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा इंश्योर कीजिए कि अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में तो आपको हमेशा स्टॉक रेडी रखना पड़ेगा, जिसके लिए आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज़्यादा लगेगी। लो कंपटीशन है तो स्टॉक नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि पता है भैया अल्टीमेटली इस इंसान ने हमारे पास ही आना है प्रोडक्ट लेने के लिए, हमारी मोनोपोली है इस पर्टिकुलर चीज़ पे, कोई और हमारे कस्टमर्स छीन के ही नहीं ले जा सकता। फिर है प्रोडक्टिव साइकिल, अगर लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल होती है तो अगेन वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। प्रोडक्शन साइकिल मतलब प्रोसेस कितने टाइम में हो रहा है पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल है तो अगेन आपका रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल का क्या होगा? कम होगा। चलिए, ये हो गए आपके वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के पॉइंट्स। फटाफट ये लास्ट 4 पॉइंट्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन पे। डन। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या है ये। देखिए, जब हम मनी मार्केट पढ़ रहे थे तो हमने मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, लाइक कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, तो हमने एक इंस्ट्रूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी पढ़ा था। अब क्या होता है, अक्सर बच्चे ना फिक्स डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? जब हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक के पास हम बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, लाइक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट, या फिर आजकल तो मल्टीपल अकाउंट का भी ऑप्शन आता है। अब फिक्स डिपॉजिट में क्या रहता है कि हम बैंक को बोलते हैं कि ये देखो, ये हमारे 10,000 रुपये हैं, ये हम तुम्हारे पास रखवा रहे हैं और 2 साल बाद तुमसे ले लेंगे, 2 साल में जितना भी इंटरेस्ट बनता है इस पर बना के हमें दे देना 2 साल बाद, ठीक है। तो 10,000 रुपये आपने बैंक के पास 2 साल के लिए रखवा दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट। अब 2 साल तक आप उसे हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड करंट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है, ये मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे आप आराम से नेगोशिएबल बना सकते हैं, मतलब फ्रीली नेगोशिएबल होता ही है, बनाने भी क्या ज़रूरत है। तो सीडीज बेसिकली फ्रीली नेगोशिएबल होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान पे पास होते रहते हैं, जैसे भी आपको ट्रांसफ़र करना है आप आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वेयरएज ये फ्रीली नेगोशिएबल नहीं होते हैं। सीरीज कैन बी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 91 डेज टू 1 ईयर। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 91 डेज से 1 साल तक का। और क्यों 1 साल तक का? क्योंकि मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो 1 साल तक की ही वैलिडिटी रखते हैं। वेयर एज फिक्स डिपॉजिट आप 14 दिन से लेके, कोई अपर लिमिट नहीं है, कितने भी सालों के लिए खुलवा सकते हो। कोई लोग 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, 25 साल के लिए, 12 साल के लिए ऐसे फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं। तो 14 डेज से लेके जितने भी टाइम तक आपको करवाना हो आप खुलवा सकते हो।
CDs आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट हेल्ड। CDs जो होते हैं यूजुअली डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। फर्स्ट से अगर मान लीजिए 100 रुपये का CD है तो 90 रुपये का आपको मिलेगा, आप 90 रुपये में उसे खरीद सकते हैं, और जब वापस देने की बात आती है तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो ये जो 10 रुपये होगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो CDs यूजुअली डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं और एक्चुअल अमाउंट पे डिपॉजिट मतलब वापस किए जाते हैं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट आर इशूड फॉर द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट हेल्ड। ये फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं ये एक्चुअल अमाउंट पे किए जाते हैं। 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना तो 100 रुपये का ही होगा, ऐसा कोई नहीं 90 रुपये का होगा और तुम्हें 100 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। और एक मनी मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है, जो दूसरा है वो हमारा एक टाइप ऑफ अकाउंट है जो कि बैंक में हम खुलवाते हैं एक टाइम ड्यूरेशन तक। टाइम डिपॉजिट क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन के लिए खुलवाया जाता है। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। ये हो गया हमारे अलग अलग डिफरेंसेस, मतलब इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही डिफरेंसेस हैं, इसलिए इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट पे। डन, चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंसेस। देखिए हम पहुंच चुके हैं ऐसे चैप्टर्स पे जो लास्ट के हैं लेकिन थोड़े इंटेंस से हैं। वैसे ये डिफरेंसेस तो बहुत सिंपल हैं, लेकिन इन चैप्टर्स में बच्चों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है, ऐसा मेरे को सुनने में आया है। और मेरे को बस इतना बोलना है, देखो कोई भी टॉपिक इन दोनों चैप्टर्स में, फाइनेंशियल वाले जो रिलेटेड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर इन दोनों में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप नहीं पढ़ सकते या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपने जो ये हवा बना लिया ना अपने लिए कि ये 2 चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, ये नहीं हो पाएंगे मैम, इनको कैसे करूँ, पहले तो उस हवा को हटा दो। कुछ नहीं है इन दोनों चैप्टर्स में, कुछ भी नहीं है। और ये 2 टॉपिक्स पढ़ लो, ये और इसके बाद जो आने वाला है, तो आदत तो तुम्हें वैसे ही डर लगेगा। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट क्या होता है पहले वो समझो। देखो जब भी सिक्योरिटीज लाई जाती हैं एग्जिस्टेंस में, फर्स्ट टाइम मतलब नई नई सिक्योरिटीज पहली बार इस दुनिया में आई हैं, तो वो जब आती हैं वो आती हैं हमारे इस प्यारे से नए वाले मार्केट में जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। लेकिन वही सिक्योरिटीज जब एक बार आके थोड़ी सी पुरानी हो जाती हैं, अब एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही हैं, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जा रही हैं, तो वो चली जाती हैं इस वाले मार्केट में जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। मतलब पुरानी सिक्योरिटीज की जो मार्केट होती है, जैसे बहुत सारे ऐसे मार्केट्स होते हैं ना नॉर्मली जहाँ पे पुराना सामान मिलता है, चोर बाजार दिल्ली का है ना, वहाँ पे क्या होता है पुराना सामान मिलता है ना, बिल्कुल ऐसे तरीके से ही सेकेंडरी मार्केट होती है जहाँ पे आपको पुरानी सिक्योरिटीज़ मिलती है। ऑन द अदर साइड जो नई सिक्योरिटीज़ होती हैं वो आपको मिलती है प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, अगर इनके डिफरेंसेस पढ़ूँ तो फर्स्ट बोलता है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़। देयर इज़ अ सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़, यहाँ पे आपको नई सिक्योरिटीज़ की सेल मिलती है। बिल्कुल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी नई सिक्योरिटीज़ इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट में लेके आती है। ऑन द अदर साइड जो सिक्योरिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती हैं वो जाती हैं हमारी सेकेंड हैंड मार्केट में जिसको हम सेकेंडरी मार्केट भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, फर्स्ट ये सेकंड पॉइंट है इशूड बाय। इन प्राइमरी मार्केट सिक्योरिटीज आर डायरेक्टली इशूड बाय कंपनीज। प्राइमरी मार्केट क्योंकि नई सिक्योरिटीज में डील करते हैं और नई सिक्योरिटीज कौन इशू करता होगा, ऑब्वियसली कंपनी इशू करता होगा, तो कंपनी द्वारा इशू की जाती हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ये सिर्फ एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के हाथ में ट्रैवल करती हैं। यहाँ पे कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता। देखिए अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी है IPO लाई, मैंने उस कंपनी से IPO में खरीद लिया तो मैं प्राइमरी मार्केट की डीलिंग कर रही हूँ। लेकिन अब ये IPO वाले जो शेयर्स मेरे पास आ गए हैं, अगर मुझे ये किसी और को पास ऑन करने हैं, अब ये मेरी प्रॉपर्टी है ना, कंपनी का तो कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि कंपनी को तो मैंने पेमेंट करके उनका क्लोज कर दिया था चैप्टर। अब ये मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे आगे बेचना है तो मुझे सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास ट्रांसफर होता है चीज़, जबकि यहाँ पे डायरेक्टली कंपनी आपको देती है वो पर्टिकुलर चीज़। Capital formation. Primary market contributes directly for capital formation as funds are transferred from surplus units to deficit units. ये बोलते हैं कि प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन में। कैसे? क्योंकि यहाँ पे फंड्स ट्रांसफर होते हैं सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट्स में। और वेयर एज सेकेंडरी मार्केट की जब हम बात करते हैं, सेकेंडरी मार्केट कॉन्ट्रीब्यूट्स इनडायरेक्टली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एज फंड्स आर एक्सचेंज बिटवीन सरप्लस यूनिट्स ओनली। यहाँ पे इनडायरेक्टली होते हैं क्योंकि यहाँ पे सरप्लस यूनिट्स के बीच में ही ट्रांसफर होती हैं चीज़ें।
नेक्स्ट पॉइंट है एंट्री। ऑल कंपनीज एंटर द प्राइमरी मार्केट टू रेज कैपिटल फॉर देयर ऑपरेशन। सारी कंपनीज कैपिटल मार्केट में आती, प्राइमरी मार्केट में आती हैं कैपिटल गेन करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए, उनके ऑपरेशंस के लिए। वेयर सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज होती हैं, जो अपने आप को सिक्योरिटीज एक्सचेंज में लिस्ट करवाती हैं, सिर्फ वही आती हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन, देयर इज नो फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया फॉर प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के लिए कोई भी जियोग्राफिकल एरिया ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बना हुआ है। वेयर सेकेंडरी मार्केट के लिए जियोग्राफिकल एरिया बना हुआ है जिसके प्रॉपर वर्किंग आवर्स भी होते हैं। ठीक है। प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। प्राइस कौन फिक्स करता है सिक्योरिटी का, कि कोई शेयर कितने रुपए में बिकेगा, कौन डिसाइड करता है? कंपनी डिसाइड करती है, क्योंकि कंपनी इशू कर रही है ना। वेयर एज प्राइसेस सिक्योरिटीज का डिमांड और सप्लाई वो करती है, क्योंकि आपने सिक्योरिटीज एक्सचेंज में अपने शेयर को लेके आए हो, ठीक है, तो उसके डिमांड और सप्लाई पे ही तो उसका प्राइस फिक्स होगा। तो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, किसी भी शेयर का प्राइस, किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस। वेयर एज यहाँ पे कंपनी डिसाइड करती है कि कितने प्राइस में बेचना है। That's it, I guess. Yeah, there were like 6 points only. चलिए देख लीजिए एक बार दोबारा से। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, नई पुरानी, इशूड बाय कंपनी, एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर। कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली होता है, इसमें इनडायरेक्टली होता है। एंट्री, कंपनीज, सारे टाइप्स की कंपनीज को करना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को करना पड़ता है। जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें, कोई जियोग्राफिकल लोकेशन फिक्स नहीं होता, यहाँ पे होता है। प्राइस की बात करें, सिक्योरिटीज़ का प्राइस फिक्स करती हैं कंपनीज, वेयर यहाँ पे प्राइस फिक्स किया जाता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। स्क्रीनशॉट लीजिए प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंसेस का, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंसेस पे। इसका भी ले लीजिए। डन। अब हम आए हैं एक और डिफरेंस बिटवीन पे फ्रॉम द सेम चैप्टर, दैट इज कैपिटल मार्केट और हमारा मनी मार्केट। मैंने अभी आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पढ़ाया था, तब मैंने मनी मार्केट के बारे में हल्का फुल्का कुछ बताया था। तो ये मनी मार्केट है, ये कैपिटल मार्केट है। अब हम इनके डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि ये क्या बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए बेसिस में फर्स्ट पॉइंट है पार्टिसिपेंट्स का, कि कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं और मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं। फर्स्ट ये बोलते हैं द पार्टिसिपेंट्स इन द कैपिटल मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स फ्रॉम पब्लिक। तो ये सब लोग पार्टिसिपेंट्स कहलाए जाते हैं हमारे कैपिटल मार्केट के। बट व्हेन इट कम्स टू मनी मार्केट, तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, banks, public and private companies, but foreign and ordinary retail investors do not participate in money market। यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्शन में दे दिया कि भैया ये दोनों मनी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करते, बाकी सब करते हैं। ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो ये मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं, क्योंकि इनकी ड्यूरेशन यूजुअली 1 साल से ज़्यादा की होती है। वेयरएज ये मिनिमम मैक्सिमम जो टेन्योर 1 ईयर का जाता है उतने में ही अपना पूरा काम खत्म कर देते हैं। ठीक है। तो इनका पार्टिसिपेशन मतलब इनका जो वो रहता है ड्यूरेशन वो 1 साल तक का रहता है, वेयरएज ये मीडियम और लॉन्ग टर्म दोनों में डील करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करो तो यहाँ पे आते हैं इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर इनोवेटिव सिक्योरिटीज। वेयर एज मनी मार्केट की बात करो तो यहाँ आते हैं ट्रेजरी बिल्स, ट्रेड बिल्स, सीडी, सीपी एक्सेट्रा। ठीक है। कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने। इन्वेस्टमेंट आउटले, द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एज द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज जनरली लो, दैट इज 10 रुपये to 100 रुपीज़। भाई हम लोगों को अगर कभी इन्वेस्टमेंट सीखनी होती है तो हमें कोई क्या बोलता है कि 10-20 रुपये लगा के देख लो, कोई शेयर खरीद के देख लो, 10 रुपये वाला, 100 रुपये वाला, 1000 रुपये वाला, राइट। क्यों? क्योंकि आपकी यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी मर्जी छोटे मोटे अमाउंट का भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो आप आराम से कर सकते हो। वेयरएज द इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी मार्केट आर क्वाइट एक्सपेंसिव, सो ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। जैसे हम ट्रेजरी बिल्स के बारे में पढ़ते हैं तो ट्रेजरी बिल्स 25,000 के मल्टीपल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो मिनिमम आपको 25,000 तो चाहिए ही रहेगा इस पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिक्विडिटी। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड लिक्विड बिकॉज ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, बट कंपेयर टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दीज आर लेस लिक्विड। मनी मार्केट के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी लेस लिक्विड होती हैं, लेकिन ये भी लिक्विड होती हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल मार्केट के कंपैरिजन से कैपिटल मार्केट के, तो ये बोलते हैं यहाँ पे सिक्योरिटीज को लिक्विडिटी मिलती है, नो डाउट मिलती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मनी मार्केट में और ज्यादा लिक्विडिटी मिलती है। तो अगर कंपैरिजन करो इन दोनों का तो ये लेस लिक्विड कहलाया जाएगा, बट स्टिल लिक्विडिटी है इसके पास, ये ज्यादा लिक्विड कहलाया जाएगा। ज्यादा लिक्विडिटी, ज्यादा डिग्री ऑफ लिक्विडिटी ये एंजॉय करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटीज। सेफ्टी की बात करें, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट आर रिस्कियर इन रिस्पेक्ट टू रिटर्न्स एज वेल एज रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल रिपेमेंट एज इशूइंग कंपनी में फेल। जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट में वो ज़्यादा रिस्की कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि लंबे ड्यूरेशन के लिए होते हैं, वेरेज यहाँ पे जो होते हैं वो लेस रिस्की कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहते हैं। और प्लस आपको ये भी पता है मनी मार्केट में यूजुअली गवर्नमेंट, बैंक्स, ये सब लोग एसोसिएटेड होते हैं, तो भैया वो लोग तो आपको पैसा लेके कहाँ ही जाएंगे। मैं हर बार आपको सेम चीज़ बोलती हूँ कि भाई ये अगर तुम अपनी गवर्नमेंट पे ही भरोसा नहीं कर पाओगे, अगर तुम अपनी बैंकिंग सिस्टम पे ही भरोसा नहीं कर पाओगे, तो तुम भरोसा करोगे किस पे दुनिया में। तो इसलिए मनी मार्केट थोड़े से कम रिस्की कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि जो इश्यूअर होता है वो काइंड ऑफ थोड़ा सा आपका भरोसेमंद इंसान या वो होती है एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन। एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें जाए तो ये बोलते हैं द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज हायर इन कैपिटल मार्केट एज अलोंग विद द रेगुलर डिविडेंड और इंटरेस्ट देयर आर चांसेस ऑफ कैपिटल गेन। ये ज़्यादा आपको रिटर्न दिलवा सकता है क्योंकि यहाँ पे आपको कैपिटल गेन भी हो सकता है, डिविडेंड भी मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है क्योंकि छोटे ड्यूरेशन का है, कितना ही मुनाफा दिलवा लेगा आपको। टाइप ऑफ कैपिटल, कंपनीज अप्रोच कैपिटल मार्केट फॉर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। यहाँ पे कंपनीज अप्रोच मनी मार्केट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये आपकी कंपनी की वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकता है, ये आपकी फिक्स्ड कैपिटल को रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकता है। इसलिए आपने काफ़ी सारी केस स्टडीज भी देखी होंगी जिसमें लोग बाग शेयर्स इशू करना चाहते हैं, वो कैपिटल मार्केट के थ्रू करेंगे, लेकिन शेयर्स इशू करने के लिए जो फ्लोटेशन कॉस्ट आती है उसको पूरा करने के लिए वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो क्या मतलब हुआ, वर्किंग कैपिटल के लिए आप इधर जाएंगे, वेरस आप अपनी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इधर जाएंगे। छोटा अमाउंट चाहिए तो आप इधर जाओ, बड़ा अमाउंट चाहिए तो आप इधर जाओ, ठीक है, ऐसा रहेगा। चलो ये होगा इसके 8 डिफरेंसेस एंड दैट्स इट। उसके बाद हम चलेंगे हमारे लास्ट डिफरेंस बिटवीन वाले टॉपिक पे, बट उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। सिर्फ इतने से डिफरेंस बिटवीन है, लेकिन इनमें से आई एम टेलिंग यू 2 से 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। तो अगर तुमने यही वीडियो अच्छे से तमीज से देख ली होगी ना, तो भाई आई एम गारंटिंग यू बहुत बढ़िया मार्क्स स्कोर करने वाले हो तुम। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। लास्ट 2 पॉइंट्स डन। चलिए अब हम चलते हैं हमारे लास्ट डिफरेंस बिटवीन वाले टॉपिक पे, जो है डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। जो हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें 3 टायर मशीनरी बनी हुई है जिसमें ये तीनों बॉडीज आती हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल वाले क्या क्या करते हैं, क्या कॉम्पोजिशन रहता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनली यहाँ पे। चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कॉम्पोजिशन का, मतलब जब ये बॉडीज बनती हैं तो कितने लोग यहाँ पे फिक्स किए जाते हैं, कितने लोग बिठाए जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट में ये बोलते हैं एक प्रेसिडेंट होगा, ध्यान दीजिएगा प्रेसिडेंट का P बड़ा लिखिएगा, कैपिटल लेटर लिखिएगा, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। मतलब आई वोंट से इनसे मार्क्स कटते हैं, लेकिन इनसे इंप्रेशन ज़रूर कटता है, और एक बार इंप्रेशन बेकार पड़ जाए ना तो फिर मार्क्स कटने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो एक प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर्स होते हैं, और 2 मेंबर में से एक का विमेन होना ज़रूरी है, एक का औरत होना ज़रूरी है। स्टेट कमीशन की बात करें तो इट सेज इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 2 अदर मेंबर्स, जिनमें से एक होना ज़रूरी है विमेन का, ठीक है। दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम है। यहाँ ये बोलते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, साथ में 4 अदर मेंबर्स होते हैं, और उनमें से एक का विमेन होना ज़रूरी है। तो प्रेसिडेंट +2 जिनमें से एक विमेन होना जरूरी है, प्रेसिडेंट +2 जिनमें से एक विमेन होना जरूरी है, प्रेसिडेंट +4 जिसमें से एक विमेन होना जरूरी है, ऐसा रहता है। ओके, ये कॉम्पोजिशन है इनकी।
फिर है हु कैन बी अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन बन सकता है, तो ये बोलते हैं वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट फर्म है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो भी रिटायर्ड जज होगा या फिर जो वहां पे काम कर रहा होगा, दोनों के पास ये वो है कि वो डिस्ट्रिक्ट मतलब इसको यहाँ पे प्रेसिडेंट बन सकते हैं। जबकि स्टेट कमीशन में ये बोलते हैं वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे कोर्ट्स में कौन आता है, हाई कोर्ट आता है, तो बस वहां से आप गेस लगा सकते हैं, थोड़ा सा लिंक करके चलिएगा, ठीक है। नेशनल कमीशन में वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ होम, सुप्रीम कोर्ट, ये बन सकते हैं आपके प्रेसिडेंट। Next, appointment of president. The president is appointed by the state government on or after the consultation with recommendation of the selection committee. Selection committee से बातचीत करने के बाद, उनकी कंसल्टेशन लेने के बाद, उनसे recommendation लेने के बाद आप स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रेसिडेंट का निर्धार वो करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। किससे कंसल्ट करके, सिलेक्शन कमेटी से कंसल्ट करके। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सीजे मतलब सीजे जो रहते हैं, मतलब चीफ जस्टिस जो रहते हैं हाई कोर्ट के, उनसे कंसल्ट करके यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है। और अगेन स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू नेशनल कमीशन, यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और ऑन कंसल्टेशन ऑफ whom, विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। CJI से पूछ के कंसल्ट करके यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करेगी, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट करेगी। किससे पूछ के, CJ ऑफ हाई कोर्ट, और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करेगी एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। Jurisdiction, entertain complaints where the value of goods and services does not exceed 20 लाख रुपीज। 20 लाख से नीचे वाली जो रकम की केसेस होते हैं वो जाते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट फर्म के पास। उसके बाद जो 1 करोड़ से कम और 20 लाख से ज़्यादा के होते हैं वो जाते हैं स्टेट कमीशन के पास। जो 1 करोड़ से ज़्यादा के होते हैं वो जाते हैं नेशनल कमीशन के पास। ये लिमिट्स चेंज हो सकती हैं। अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स, अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से आप खुश नहीं होते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे इनके पास। कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर। अगर आप इनके फैसले से खुश नहीं होते तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे इनके पास। कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर। और अगर आप इनसे खुश नहीं होते तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। कितने दिन के अंदर अंदर, इतने दिन के अंदर अंदर। ये डेज भी चेंज होते हैं, ठीक है। तो एक बार फाइनल वाला देख के जाना तुम्हारी एनसीईआरटी में कौन से वाला मेंशन्ड है, क्योंकि कई बार चीज़ें अलग होती हैं अलग अलग जगह। बट एनसीईआरटी वाला आंसर लिख के आओगे तो तुम एक बार क्लेम ज़रूर कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। सो दैट्स इट। यही था हमारा डिफरेंस बिटवीन में कॉम्पोजिशन में प्रेसिडेंट प्लस 2 मेंबर्स जिनमें से 1 विमेन, प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स जिनमें से 1 विमेन, प्रेसिडेंट 4 मेंबर्स जिसमें से 1 विमेन। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो वो रहता है जज या फिर वर्किंग जज या रिटायर्ड जज, वो बन सकता है प्रेसिडेंट। यहाँ पे हाई कोर्ट का, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का, वर्किंग या रिटायर्ड दोनों में से कोई भी। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सिलेक्शन कमेटी से पूछ के, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करती है CJ ऑफ हाई कोर्ट से पूछ के, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करती है CJI से पूछ के। ज्यूरिसडिक्शन 20 लाख से नीचे वाले केसेस, 20 लाख से 1 करोड़ वाले केसेस और 1 करोड़ से ज़्यादा वाले केसेस। अपील जा सकती हैं इनकी इनके पास, इनकी इनके पास और इनकी सुप्रीम कोर्ट के पास। कितने दिन के अंदर अंदर वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे डिफरेंसेस। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मैं आपको एक फाइनल क्लोजर सबमिशन स्टेटमेंट देती हूँ। एंड दैट्स इट। इस पर्टिकुलर 1-1.5 घंटे में आपने अपने पूरे टर्म 2 के जितने भी चैप्टर्स थे उनके सबके डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं, और उससे ज़्यादा भी वर्किंग कैपिटल वाली जो चीज़ पढ़ाई थी वो सब भी पढ़ लिया है। नाउ आई होप यू आर एग्जाम रेडी। बस एक फाइनल रिविजन होने वाली है तुम्हारी 16 मई को लाइव सेशन में, जहाँ पे जो भी तुम्हारे लास्ट मोमेंट के डाउट्स होंगे वो सारे के सारे तुम लिख के मुझसे पूछ सकते हो और मैं तुम्हें वो सारे एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड आई वॉन्ट टर्म 2 में सब बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, इसलिए जो भी डाउट्स है जितने भी हैं भर के अभी पूछ लो। ज़्यादा समय नहीं बचा है, 2-3 दिन बचे हैं। अपनी लास्ट मिनट प्रेपरेशन में जी जान लगा दो, बस रॉक कर दो बिल्कुल, ठीक है। बाकी तुम लोगों को पता है पहुंचना कहाँ से है मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस तक। गूगल में टाइप करना magnetbrains.com, यहाँ पे सारी क्लासेस के वो दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको मेरी क्लासेस के वो दिख जाएंगे वीडियोस, आप इस पर क्लिक करिएगा और वीडियो देख के अपने डाउट्स क्लियर करिएगा। एंड दैट्स इट। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका, क्योंकि आपका समय अभी एटलीस्ट बहुत ज़्यादा कीमती है। सो उसे प्रोडक्टिव कामों पर लगाइए। फ़ोन को थोड़ी देर के लिए साइड रख दीजिए, मतलब जब आपको मेरी वीडियोज़ देखनी होती है सिर्फ तभी फ़ोन को हाथ में लाया करो। बाकी सोशल मीडिया
मीडिया को थोड़े टाइम के लिए गुड बाय बोल दो, सिर्फ मई का मंथ है, उसके बाद तो लाइफ एंजॉय ही करनी है ना, राइट? तो इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो और रॉक कर दो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।